कंट्रोल फैसला है तो बता दिएगा। नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पे आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं लाउड फार्मर शो। हमारे साथ देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक, संपादकों में से एक श्री एनके सिंह जी हैं। एनके सिंह जी स्टार संपादक की भी उपाधि हम लोगों ने इन्हें दी है, स्टार जर्नलिस्ट तो ये हैं। पर आज एनके सिंह के साथ बात करने के लिए मेरे पास कोई भी एक विषय नहीं है। आपका भाई साहब स्वागत करते हुए मैं आपको एक उलझन में डाल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे समस्याएं इस बुरी तरह उलझती जा रही हैं कि किसी एक चीज पे बात करते हैं तो फौरन जंप करके हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। जैसे हम ये मानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के आसपास, ये कोरोना बीमारी जो कि संक्रमण से आती है ये इतने सारे किसानों के बीच में फैल जाएगी, पर इनकी जांच हुई, एक भी किसान संक्रमित नहीं निकला। मैं फिर कह रहा हूं ONE, एक भी किसान कोरोना से संक्रमित नहीं निकला। किसानों ने अपने आप ये फैसला किया कि हम यहाँ की भीड़ कम करेंगे और हम देश में जो किसान पंचायतें हो रही थी हर जिले में उनको हम रोक देंगे। उन्होंने अपनी तरफ से फैसला किया। दूसरी तरफ देश की सत्ता, देश की व्यवस्था, अब हम व्यवस्था और सत्ता में जो फर्क करते हैं उसमें अचानक हमारे बीच में एक व्यवस्था नाम का शब्द टेलीविजन चैनलों ने और अखबारों ने गढ़ दिया। शब्द तो पुराना था पर उसका इस्तेमाल दूसरा हो गया। वो ये हो गया कि ये सब व्यवस्था की कमी है, सत्ता की कोई कमी नहीं, तो व्यवस्था चलाता कौन है। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव कराए, जिस तरीके से उन्होंने किसी भी शिकायत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके ऊपर आप अच्छी तरह परिचित हैं कि हाई कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि आपके ऊपर हत्या का मुकदमा हम चला सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट कहता है कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो आप, हम शब्द है लटका देंगे। आप सोचिए, वो शब्द जो हम लोग कोई बोलने में हिचकते हैं वो हाई कोर्ट इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक अलग कहानी कह रहा है कि वो कहता है कोविड के ऊपर हाई कोर्ट कोई सुनवाई न करें, हम सुनवाई करेंगे। जितना उलझ गया है मसला, और आज हमारे टेलीविजन चैनल, जब मैंने शुरू में भी आपको जिक्र किया कि अखबार मिलकर के इस ये सारा ठीकरा सिस्टम के ऊपर फोड़ रहे हैं। आप देश के सबसे समझदार वरिष्ठ पत्रकारों में हैं, तो ये सिस्टम को चलाता कौन है? क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति चलाता है? क्या कोई अमूर्त शक्ति चलाती है? एनके सिंह साहब चलाते हैं? संतोष भारती जैसे साधारण लोग चलाते हैं? कौन चलाता? ये सारे मैंने सवाल इसलिए आपके सामने रखे कि इन्हें समझाने की ताकत, मैं क्षमा के साथ आपसे कहता हूं, हमारे पत्रकार साथियों में भी बहुत नहीं है, वो भी इसे और उलझा देंगे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आज आप आए और इन सवालों का थोड़ा सा विश्लेषण करें और हमें समझाएं कि पूरी गुत्थी है क्या। सिंह साहब, बगदाद का एक किस्सा है, बड़ा मशहूर है। वहां पे लोक कहावत जो होती है उसमें से है कि एक बार एक आदमी अपने कमरे में बैठा था, अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हुई तो उसने दरवाजा खोला तो बाहर के व्यक्ति ने कहा, मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने आया हूं। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। काफी पैसे वाला था, लिहाजा पीछे के दरवाजे से निकल के जो अपना बेस्ट घोड़ा था अरबी, सबसे तेज, उस पे बैठा और वो भागा वहां से। 3 रात चलता रहा, 3 रात 3 दिन भागता रहा। जंगलों से भागा, पहाड़ों से भागा। एक जंगल में जाके दूर कहीं एक सराय था, उसमें जाके कहा कि जो सबसे कोने का मकान कमरा हो वो हमें दे दो। और उसके बाद उसने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बैठ गया कि अब यहाँ कैसे कोई आएगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटा तो उसको लगा कि सराय का वो है, लेकिन जब दरवाजा खोला उसने तो वो वही यमराज था। बोला, मैं तो यही कहने गया था कि मैं यहां मिलूंगा तुम्हें। तो आप इस समय कहीं भी भाग लें, इस समय ये दुनिया कहीं भी भागे, खुले में रहे, बंद में रहे, जैसे कि हिरण्यकश्यप का हुआ था कि न ये उसमें मर सकता है, न इसमें मर सकता है, न दरवाजे के बाहर मर सकता है, न अंदर मर सकता है, न हथियार से मर सकता है। तो बोले, अच्छा कोई बात नहीं, उसका एक उपाय बताते हैं, दरवाजे के बीच में मारेंगे, नाखून से मारेंगे। ये इस तरह ये दुनिया के लिए संकट
बना। पूरे विश्व का जो 3000 साल का ज्ञात इतिहास है, नोन ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इतना बड़ा संकट कोई नहीं आया था, और पूरी दुनिया के लिए। और ये जो 1918 कहते हैं, शायद उनको जानकारी नहीं है या इसका नेचर नहीं पता है। नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में जो 3-3.5 साल की है, उसमें इतना बड़ा संकट नहीं आया था। जाहिर है संकट बड़ा है। अब आपके सवाल पे आते हैं। एक तो है कि वैज्ञानिक ज्ञान हम आपको बता दें कि बिल्कुल अंधेरे में है पूरे वैज्ञानिक विश्व के। हम आपको 2-3 किस्से, अभी जो लेटेस्ट स्टडी आई है मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसको हम जब कोरोना के बारे में चर्चा करते हैं तो मेरा एक ऐसा छोटा सा 3 सेंटेंस का इसको हमने वो किया है। एक अंधकार है, तिमिर है, भयंकर अंधकार है, और उसमें कोई जबरदस्त आंधी चल रही है। जब ये अंधकार खत्म होगा, कभी अगर खत्म हुआ और रोशनी आई, तब पता चलेगा कि कितने दरख्त गिरे, कितने बच गए, कितने मकान गिरे, कितने बड़े पेड़, कितने पौधे गिरे। ये अगर कभी रोशनी होगी तब पता चलेगा, और इस आंधी में गिरते जा रहे हैं। अब विज्ञान की आप बताए सिस्टम पे हम आएंगे। इसके पहले अभी परसों एक रिपोर्ट आई जो कि पिछले हफ्ते आज ही के दिन छपी थी नेचर एडवांसेस में। उन्होंने बताया कि साहब, आखिर कोरोना में सार्स या इबोला या बाकी जो महामारियां हैं, इन्फ्लुएंजा से लेके सभी, उसमें इसमें अंतर क्या है। संक्रामक वो भी होती थी, ये भी होता है। कोरोना माने स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना का होता है, इसके वायरस से जो आता है, वो इसमें अंतर क्या है। तो आपको ताज्जुब होगा कि 1.5 साल बाद दुनिया के साइंस में, और ये एक बहुत मकबूल संस्था है, किर्क इंस्टीट्यूट, फ्रांसिस किर्क एक हुए हैं नोबेल प्राइज विनर 1993 में। उनको डीएनए जो आप देखते हैं, इसका आविष्कार उन्होंने ही किया। तो उन्हीं के नाम पे ये इंस्टीट्यूट है। दुनिया में वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में ये अद्वितीय काम करता है। तो 4 यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर उसने एक रिसर्च किया, और उसमें एक्सरे में सीक्वेंसिंग की, 2-3 और वो निकाले, और उससे पता चला कि ये वायरस जो है, स्पाइक प्रोटीन जब जाता है, तो कभी भी कोई वायरस जाता है तो नेचुरल एंटीबॉडीज उसको घेर लेती हैं, और इसको बाइंडिंग कहते हैं मेडिकल टर्म में, इसको बाइंड कर लेती हैं। वो एंटीबॉडीज आप वैक्सीन से देंगे तो भी एंटीबॉडीज बनेंगी, वो भी बाइंड करेंगी। इसमें ये क्यों नहीं कर रही हैं, या क्यों ये इतना बड़ा प्रसाद हुआ, दुनिया के लिए अस्तित्व का खतरा बन गया? क्योंकि शरीर के आरबी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, जो शरीर में आरबीसी कहते हैं, आपने देखा होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल डब्ल्यूबीसी आरबीसी होता है। उसमें एक चीज होती है, वो जो शौच का कलर जो पीला होता है या पेशाब का होता है, तो ये वो तत्व है, वो मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल हैं जिसकी वजह से वो होता है। ये मॉलिक्यूल हैं जो कि अचानक जब एंटीबॉडीज इसको घेरना चाहती हैं, बाइंड करना चाहती हैं, उसके पहले ये आके इस तत्व का नाम है बिलिरुबिन और बिलिवर्डीन। बिलिवर्डीन और बिलिरुबिन इमीडिएटली आके एंटीबॉडी से पहले इसको कवर दे देते हैं, और जब कवर दे देते हैं तो एंटीबॉडीज को इनको बाइंड करने के लिए जगह ही नहीं मिल पाती। तो 50% एंटीबॉडीज निष्क्रिय हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रोटीन को, स्पाइक प्रोटीन, कोरोना प्रोटीन को बाइंड करने का स्पेस नहीं होता। ये रिसर्च आज आया है, पिछले हफ्ते आया है। आप जरा सोचिए हम कितने पंगु हो गए हैं, मानव ज्ञान कितना पंगु है कि आज हमें पता लग रहा है कि अगर हमें किसी कोरोना पेशेंट को ट्रीट करना है तो उसका बिलिरुबिन पहले कम करना पड़ेगा, उसका बिलिवर्डिन कम करना पड़ेगा, और
दूसरा कि उसके अलावा ये कम कर दे तभी वैक्सीन दे, क्योंकि वैक्सीन का असर नहीं हुआ, 50% ही असर होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना विज्ञान इस समय पंगु हो चुका है। तो अब तो ये हुई विज्ञान के बहुत पंगु है, मतलब मैं चूंकि इस सब्जेक्ट को 1.5 साल से पढ़ रहा हूं, मैं कह सकता हूं जी कि इतना क्रिटिकल विज्ञान को हमने पहले कभी नहीं देखा। ये नेचर क्या है इसका, ये अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है। म्यूटेशन, स्ट्रेन, वेरिएंट, ये तीनों हैं क्या इसके, ये नहीं समझ में आ रहा है। डबल म्यूटेंट होता क्या है, ट्रिपल म्यूटेंट क्या होता है, ये वैज्ञानिक कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। लिहाजा जो वैक्सीन बन रही है इनिशियली ठीक है, लेकिन अब ये थ्योरी आई है कि साहब ये वैक्सीन एंटीबॉडीज से तो ये असर नहीं कर रहा है, जो नया वेरिएंट है, लेकिन टी सेल में जो इम्यून होता है, टी सेल भी इम्यून के दो सिस्टम होते हैं, एक तो बी सेल होता है। टी सेल का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको प्रभावित करता है, लिहाजा टी सेल इम्यून जिन जिन वैक्सीन पे है वो कारगर है, ये कहा जाए। बहरहाल ये पतंगबाजी है, ज्ञान की पतंगबाजी चल रही है। बहरहाल ठीक है, हमारे साइंस को हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा साइंस वो है कमजोर है, लेकिन इस समय पंगु है। वैज्ञानिक बहुत मेहनत कर रहे हैं, पागल हो गए हैं, लेकिन ये वेरिएंट और ये कोरोना उनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो संकट इतना बड़ा है, हमारे अस्तित्व का संकट है। अब आते हैं वो जो सिस्टम की आपने बात कही, ये सिस्टम होता क्या है। सिस्टम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि हम स्टेट खड़ा करते हैं, राज्य, जिसको राज्य शक्तियां कहते हैं। ये राज्य मतलब राज्य प्रोविंस वाला राज्य नहीं, स्टेट पावर कहते हैं। स्टेट सिस्टम होता है जो करता है। ये सिस्टम अमूर्त होता है जब तक कि इसको चलाने वाले उसको नहीं होते हैं। सिस्टम को चलाया जाता है, और चलाता कौन है, एक परमानेंट वो होता है ब्यूरोक्रेसी जो चलाती है, और उसके ऊपर पॉलिटिकल हेड्स होते हैं जिनको जनता चुन के भेजती है कि तुम चलाओ, और वो मास्टर होते हैं। बाकी जो सिस्टम होता है वो उनका चेरी होता है, उनका वो होता तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं किनारे पड़ा है। कल जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो सिस्टम ने बनाया गोला और कहा कि साहब इस गोले में आपको रहना है, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि गोला अकेला खड़ा था और जो चुनाव में वोट देने वाले थे वो भीड़ में खड़े थे। तो यहां पे सिस्टम पंगु हो जाता है। इसको चलाने का मूल मंत्र यह है कि जो सिस्टम में पॉलिटिकल मास्टर है वो कह के ये नहीं भाग सकता कि साहब सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि सिस्टम नहीं होता, सिस्टम तो अमूर्त होता है, उसको मूर्त स्वरूप व्यक्ति देता है। और व्यक्ति दो तरह के होते हैं, ये जो आईएएस हमारे होते हैं, आईपीएस होते हैं, जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है, और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर होता है जो कि डायरेक्शन देता है और सिस्टम रन करता है, पॉलिसीज बनाता है। कुछ नहीं था, संकट बहुत बड़ा है। अगर रोज 4 लाख लोग एडिशनल आ रहे हैं तो आप 4 लाख के लिए बेड्स रोज बढ़ाएं, ये किसी भी दुनिया के देश में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे, ये 4 लाख हुए कैसे थे। सिस्टम का जो हेड है वो दूर तक सोचता है। आपको ताज्जुब होगा कि 24 मार्च को देश में 5 करोड़ 20 लाख वैक्सीन लगे थे, लेकिन उस दिन तक जो एक्सपोर्ट हुआ था हमारा वैक्सीन, उस दिन तक वो 6 करोड़ था। और ये 24 मार्च की बात है। हमारा ये सिस्टम का जो हेड है, हमारा जो आका है, जिसको हमने वोट उड़ेल के दिल से वोट दिया था, वो कर क्या रहा था। उसको 26 मार्च तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया। मुझे तो जनवरी में आ गया था, सच पूछिए तो दिसंबर में आ गया था, लेकिन उसको हम कहते नहीं है। लेकिन दिसंबर में साफ दिखाई दे रहा था कि ये प्रोजेक्शन होगा और ये होने जा रहा है, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। और तब जब आप मार्च में 1 मार्च को बंगाल में 179 केसेस हुए कोरोना के, 1 मार्च को,
आज वहां पे इससे 40 गुना पर डे हो रहे हैं। और तब आप जब मंच से दीदी ओ दीदी आप गब्बर सिंह का डायलॉग कर रहे थे, तो आप उस समय सेंसिटिव नहीं थे। आपकी सेंसिटिविटी कहां थी? जो चीज दिसंबर में मालूम होनी चाहिए थी स्टेट को, मुझे मालूम था। मैं चूंकि ऑक्सफोर्ड और उसके रिपोर्ट्स पढ़ता रहता हूं, तो आपके लोगों को नहीं मालूम थी। लेकिन आपके यहां वो खिड़कियां खुली नहीं है जो नकारात्मक न्यूज दें, कहें कि साहब खतरा है। बोले आपके यहां तो वही लोग हैं जो कि भैया हुजूर क्या बात कही आपने, आपने मन की बात में आपकी बार क्या बात कही है, क्योंकि आपने वो खिड़कियां बंद कर दी हैं। और जब तक ये विंडोज नहीं खुलेंगे, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। और चाहते आप क्या है? अक्टूबर में जब पीक पे था, 75 लाख केसेस हो गए थे, तो आपने एक कमेटी गठित की, हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी थी, जिसमें आईआईटी के लोग थे, जिसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के थे, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के थे बैंगलोर के। उन्होंने एक रिपोर्ट, ये आपको कान में बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल देके बताया, और उसका नाम था सूत्र, सुपर मॉडल था, उसका नाम था सूत्र। अक्टूबर के अंत तक उन्होंने वो रिपोर्ट दी कि साहब हर एक लैब कंफर्म जो केसेस हैं कोरोना के, फॉर ईच केस ऑफ लैब कंफर्म कोरोना पेशेंट, 65 अनकंफर्म्ड केसेस हैं फॉर एवरी कंफर्म्ड लैब कंफर्म्ड केस। मतलब 65 गुना ज्यादा है। जिस दिन ये रिपोर्ट गई थी उस दिन 75 लाख लोग कोरोना के थे। और सिंपल सी बात है कि 65 से उन्होंने गुणा किया और कहा कि देश में 50 करोड़ लोग ऑलरेडी कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। लिहाजा जो हर्ड इम्यूनिटी आदि है, उसमें बस साहब 1 महीने 2 महीने का देर है, और फरवरी में तो आप कोरोना से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। देश के आका को बहुत अच्छा लगा कि देखा कोरोना मैंने जीत लिया। वो देखो ब्रिटेन वाले फंसे पड़े हैं, वो यूरोप वाले बड़े मूर्ख हैं। तो आपने स्टेटमेंट क्या दिया? हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं इस मुद्दे पे, दवा और वैक्सीन देके। और आपने वैक्सीन प्रयास दिल्ली से बांटी। नतीजा ये हुआ कि आप कॉशस नहीं थे। आपने चुनाव कराए, आपने कुंभ कराए, आपने दीदी ओ दीदी किया, रैलियां निकाली। और जब आप रैलियां निकालते हैं, दीदी ओ दीदी करते हैं, तो आपकी चूंकि स्वीकार्यता है, मकबूलियत है, तो सब ने कोरोना को कहा ऐसे ही पटक देंगे हमारे मोदी जी, ऐसे ही पटक देगा हमारा सिस्टम। और वो अपने दोस्त के साथ पार्टी में जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि आज हम जहां हैं, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी अगर कहीं है तो वो भारत में है। अब इसकी सीधी सी बात है, आप कितने इल प्रिपेयर्ड हैं इतने के बाद कि 7 तारीख को आपका हेल्थ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, और बड़ा अच्छा जुमला, चूंकि आपकी आदत है तो आपके अफसरों ने भी सीख लिया है कि हेडलाइंस के लिए जुमला कैसे देते हैं। तो उसने अंग्रेजी का एक जुमला कहा, वैक्सीन इज मेंट फॉर दोज हु नीड इट, नॉट फॉर दोज हु वांट इट। ये जो नीड जिनको है उन्हीं को वैक्सीन दी जाएगी, उन्हीं के लिए बनी है, जो चाहते हैं उनके लिए नहीं है। और अगले दिन अखबारों में हेडलाइन आई, वैक्सीन ओनली फॉर दोज हु नीड इट, नॉट फॉर दोज हु वांट इट। बड़ा अच्छा जुमला था, बड़ा पसंद आया। ये 7 अप्रैल की बात है, अभी 7 अप्रैल, अभी इसी महीने। जी जी 12 दिन नहीं बीते, आपका ब्रह्म ज्ञान आता है, सिस्टम के हेड का ब्रह्म ज्ञान आता है। और ऐलान क्या होता है? 19 अप्रैल को ऐलान होता है, साहब टीके सबको, जितने वयस्क हैं सबको लगेंगे 1 मई से टीके। तुमने सोचा था कि जिस दिन तुम ये ऐलान कर रहे थे, उस दिन सिर्फ 28 लाख टीके देश में बन रहे थे और 26 लाख लग रहे थे। आज कल की रिपोर्ट है कि आपके 30 लाख टीके बन रहे हैं और 30 ही लाख लग रहे हैं। आपने जो ये ऐलान किया उससे 60 करोड़ और जुड़ गए। 30 करोड़ तो पहले से आपके खाते में थे कि उनको लगाना है अगस्त तक, और आपने 60 करोड़ और जोड़ के 90 करोड़ के टीके का ऐलान कर दिया। चीख चीख के कहता रहा वो पुणे वाला कि साहब 3,000 करोड़ चाहिए। लेकिन आप तो मुब्तला थे, आप तो
दीदी को हरा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? आज वैक्सीन कई राज्यों ने, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने कह दिया ना ना, ये तो पहली बार कौन कहता है हम लगाने जा रहे हैं, हम तो अभी जो पुराना 10 सेकंड डोज देना है वही मुझे मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, आप नहीं लगा सकते। इसके लिए कैपेसिटी ऑगमेंटेशन चाहिए, दूनी कैपेसिटी आपको करनी पड़ेगी, और दूनी करना ये रातों रात काम नहीं होता है। ये तो कहिए कि कोवैक्सीन दावा कर रहा है कि बैंगलोर प्लांट जब चलने लगेगा, उसका बैंगलोर यूनिट चलने लगेगी, तो वो 7 करोड़ तक जाएगा महीने में, मतलब कि 23 लाख पर डे। आज आपको जरूरत है कि अगर 6 महीने में देश को वैक्सीनेट करना है, जो करना पड़ेगा, तो आपको इस कैपेसिटी को 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, जो वर्तमान कैपेसिटी है। कहां से बढ़ाएंगे आप? लेकिन आपको अचानक आता है इल्हाम, ब्रह्म ज्ञान होता है, और आप 1 मई से सबको टीका लगवाना शुरू करते हैं, 90 करोड़ लोगों को, मतलब 180 करोड़ टीके। आप जरा जोड़ लीजिए, आज के प्रोडक्शन कैपेसिटी में ये 1.5 साल से ज्यादा लग जाएगा, तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये स्थिति है सिस्टम की, और सिस्टम दोषी नहीं होता है। यही सिस्टम था, यही कानूनी पावर थे सेशन के पास, बल्कि इससे कम थे, और सेशन ने चुनाव सुधार में पवित्रता जो लाई, वो अगले 20 साल तक चलती रही, अब जाके बर्बाद हुई। इलेक्शन कमीशन वही था, पावर्स वही थे, आर्टिकल 324 वही था, मॉडल कोड भी उसी ने बनाया था। लेकिन आज हम केचुआ हो जाते हैं जब सत्ता शीर्ष के सामने, और जो सिस्टम का अगुवा है उसके सामने ऐसे ही सर झुका देते हैं, तो कोरोना आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको। सर यहाँ पर एक सवाल छोटा सा है, मैंने हमारे जो मित्र आते हैं अशोक वानखेड़े, उनसे भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछता हूँ कि ये तो एक सामान्य ज्ञान की बात है कि घर का इंतजाम हो या दफ्तर का इंतजाम हो या देश का इंतजाम हो, हम जब कोई घोषणा करते हैं तो जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनसे हम बुला के पूछ लेते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, ये एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको ये पता ही नहीं था जब आपने आपकी आवाज, कैसे हो गया? मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, आपकी आवाज सुनने में कुछ दिक्कत हो रही है। अभी भी हो रही है सर? आवाज कम आ रही है? हाँ, बहुत कम हो गई अचानक, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। अभी भी ये हालत है? कंट्रोल जरा देखिए क्या बात है। देखिए एनके सिंह साहब देश के उन लोगों में हैं जो न केवल अध्ययनशील हैं, सिर्फ देश के विषयों के सवालों के ऊपर भी अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि वो विदेश के सवालों के ऊपर भी अध्ययन करते हैं। और उनका ये अध्ययन, हमें आवाज नहीं आई, कृपया फिर से बोलें। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैं बहुत सिंपल बात कह रहा था एनके सिंह साहब, सवाल तो मैं खड़ा कह बीच में जो मैंने ये कहा कि आप ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ देश के सवालों को देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं कि उसको लेकर के कहाँ रिसर्च हो रहा है, कहानी मैं आपके बारे में बता रहा था। पर मेरा प्रश्न अब ये है जो मैं आपसे कर रहा था, वो ये कि जो कि और मैंने नाम लिया अशोक वानखेड़े को भी मैंने ये बात पूछी थी, आपसे भी पूछता हूँ कि एक सामान्य सा तरीका है कि हम कुछ भी, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, कहीं पर भी कोई चीज हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और हमने एक फैसला लिया, हम उसको बुला के पूछते हैं ये हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? हम आप जब संपादक हैं और आप अपने रिपोर्टर्स को तय करते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि ये रिपोर्टर इस रिपोर्ट को ला सकता है या नहीं ला सकता है, लाएगा तो किसी से इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाएगा, सही रिपोर्ट लाएगा या नहीं लाएगा, ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, तब आप तय करते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कि देश को चलाने वाली सरकार, देश का प्रधानमंत्री ये घोषणा करता है कि 1 मई से 18 साल की उम्र तक के लोगों का हम वैक्सीनेशन करेंगे, और उसे ये पता नहीं कि देश में वैक्सीन है भी या नहीं है, या देश की, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वैक्सीन बनाने की क्षमता है भी या नहीं है। तो ये तो देश में एक अजीब तरह का कैओस पैदा हो जाएगा, और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी जगहों पर मारपीट शुरू हो गई है, होड़ मच गई है, डाउन क्रैश हो गया है कंप्यूटर, जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपने शुरू किया। तो इन सारी चीजों को देख के मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम हमारे चलाने वाले लोग हैं, जिनका आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिसको चलाती हैं वही विजन देती हैं, वही लोगों को नियत करती हैं कि ये ड्राइवर होगा, ये क्लीनर होगा, ये सफाई करेगा,
उन लोगों को ये सामान्य समझ नहीं थी कि हम कोई घोषणा कर रहे हैं, हम देश की युद्ध की घोषणा करें और हमें पता ही नहीं हो कि हमारी सेना के पास 5 दिन के लिए भी गोला बारूद है या नहीं है। तो ये इसको हम क्या कहें, देश का दुर्भाग्य कहें, पहली को आपका अपना दुर्भाग्य कहें, क्या कहें? इस पहेली को समझने में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि लीडरशिप ग्रो कैसे करती है, एक लीडरशिप आती कैसे। हम भारतीय बहुत इमोशनल होते हैं और हम यूनि लीडरशिप फॉर्मेट को ही पसंद करते हैं। नेहरू डार्लिंग ऑफ मासेस थे और साथ जबरदस्त जनता का प्यार मिला। एक फेज में इंदिरा गांधी को भी मिला, फिर नाराजगी हुई, फिर मिला। तो हम लीडर ड्रिवन हमारा एटीट्यूड होता है, हम इशू बेस्ड नहीं करते हैं। अमेरिका में लीडर बेस्ड नहीं होता है। लीडर को दे दिया, वोट दे दिया, कुछ पॉलिसीज उसने बताई, दे दिया, वरना 4 साल बाद वो बाहर हो जाएगा। हमारे यहाँ ये प्रोसेस नहीं है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम तो हमने लिया है, लेकिन वो जो समझदारी थी वो समाज में नहीं है। नतीजा हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ तो बेटा करेगा ही शासन, और फिर उड़ेल के वोट देते हैं, 415 सीटें आती है, 49.15% वोट देश को मिल जाता है। ये इस देश की का मतलब एक अजीब सा वो कैरेक्टर है। लिहाजा कोई अचानक एक व्यक्ति नजरों में आता है और उसको वो अपना बड़ा रहनुमा समझता है। ये नहीं देखता कि उसके हम लिस्ट निकाले, देख लें कि उसने पहले उसका क्या क्या रहा है और उसका डेवलपमेंट प्लान कैसा रहा है। अच्छा, वो भी अगर ये बता दिया है गुजरात मॉडल बहुत अच्छा था, आपने कभी गौर नहीं किया कि वो मॉडल क्या था क्या और उसके फ्लॉज क्या क्या थे। उसमें जो लोअर लेवल का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किस तरह बर्बाद हुआ था, और जो जीडीपी आपका बढ़ा था वो सिर्फ एक्सपोर्ट की वजह से बढ़ा था। जो वाजपेयी जी के जमाने में कॉटन के लिए खोल दिया गया और कॉटन की कीमत 7 गुनी हो गई, जीडीपी उस वजह से बढ़ा था। तो बड़े किसान तो गेहूं छोड़ के कपास पे चले गए, लेकिन नीचे का किसान वही गेहूं करता रहा, बर्बाद होता रहा। यही नतीजा है कि अभी जो इलेक्शन हुआ राज्य का, उसमें किसानों ने वोट नहीं दिया। खैर, ये तो एक अलग हुआ। हम इमोशनल होते हैं, तो आज हमारी मतलब एक लीडर है जिसकी मकबूलियत जबरदस्त है। वो छींकता है, वो एक इशारा करता है तो हम ताली बजाने लगते हैं, वो एक इशारा करता है तो घंटा बजाने लगते हैं, वो कहता है तो हम सफाई करते हैं, गोया हमें सफाई के बारे में भी रेडियो से ऐलान की जरूरत हो। हम अजीब लोग हैं। सफाई ऐसी चीज पे भी अगर देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़े तो आप समझ सकते हैं हम कैसे हैं। लिहाजा वो तो हो गया किस्सा। अब जब इस फॉर्मेट में कोई आता है और एक पार्टी के भविष्य को, वो पार्टी जो लगातार ड्रॉप कर रही थी, आप ताजुब करेंगे कि 1998 के बाद बीजेपी का वोट परसेंटेज लगातार गिरता रहा। 99 में गिरा, 2004 में गिरा, 2009 में गिरा, और इतना गिरा कि 18.3% 2009 में हो गया। वोट गिरते 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 लगा कि बीजेपी लगभग मतलब बुरी हालत में है। उसी समय एक आदमी आता है और जनता इतना बड़ा प्यार देती है कि उस पार्टी को 2014 में 18.3 से खींच के 31.3 पर ले जाती है, 1.5 गुने से ज्यादा वोट दे देती है। जाहिर है उसमें दम आएगा, जाहिर है कि वो यूनि लीडर फॉर्मेट का मसीहा होगा। यूनि लीडर फॉर्मेट ये होता है कि केवल एक ही लीडर हो, न तो संस्थाएं होती हैं, न पत्रकार होते हैं, न मीडिया होती है, कोई कुछ नहीं होता। तो यूनि लीडर फॉर्मेट में आप जो कह रहे हैं ये गलती सिर्फ इसकी है कि यूनि लीडर फॉर्मेट में आप हैंडपिक करते हैं लोगों को और देखते हैं कि इसने कभी कुछ मेरे खिलाफ कभी बोला तो नहीं है। आज आप बोल दीजिए नेतृत्व के खिलाफ, अगले 100 साल तक आप कभी नजदीक नहीं जा पाएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा और आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि आपने वो विंडोज जो बताते थे कि राजा का कपड़ा कम है, वो विंडोज जो बताते थे कि राजा साहब आप बिना कपड़े के हैं, वो विंडोज बंद कर दिए गए। सबने बताया साहब क्या सिल्क का पहन रखा है आपने,
और वैसे ही लोग चुने जाते हैं सिस्टम में। तो जो ये ICMR है, जो नीति आयोग है, इसमें कौन लोग चुने जाएंगे? ये वो लोग हैं जिनकी हिस्ट्री देखी जाती है IB से और पता कि नहीं नहीं ये अपना आदमी है। लिहाजा आपको वॉइस ऑफ डिसेंट आपको नहीं समझ में आता, वॉइस ऑफ डिसेंट आपको बिल्कुल आप लाइक नहीं करते, और ये सिंगल लीडरशिप का फॉर्मेट है। नेहरू वगैरह तक आते आते एक पर्दा बचा था कि उसमें विधान चंद्र राय भी होते थे और उसमें नेहरू को बुरा भला कहने वाले सभी लोग होते थे, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में रहते थे। वो फॉर्मेट जमाना बदला और चला गया। लिहाजा अब उस मंत्री की हिम्मत नहीं कि कह दे हुजूर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अब किसकी हिम्मत है कि कहे कि हुजूर गुरु गुरु तो छोड़िए, अस्तित्व खतरे में पड़ने जा रहा है। तो वो नहीं होता है। ये इस लीडरशिप फॉर्मेट की कमी है। इसका एक प्लस पॉइंट जरूर है कि इसमें अगर लीडर कह देता है तो जनता ताली बजाने लगती है। वो ताली किसी टाइप की हो, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है टाइप की हो, वो भी बजाएगा वो, और वो पढ़ा लिखा भी बजाएगा और नीचे का भी बजाएगा। ये इस फॉर्मेट की वो होती है, तारीफ है। नतीजा ये होता है स्वच्छ भारत तो सफल हो जाएगा, लेकिन आप ये जो खबर होगी, जब आपको एक आदमी ने ऑक्सीजन मांगा तो अफसर ने कहा कि तुम्हें उठा के जेल में बंद कर दें। जब उसने कहा कि हमें बेड चाहिए तो कहा ले चलो इसको डालो जेल में, बहुत बोल रहा है। ये वाला फॉर्मेट भी आपका आ जाएगा, क्योंकि रफ्तार आपकी काम की तो तेज होगी, लेकिन काम होगा कैसे? अफसर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, आपका चीफ मिनिस्टर यूपी का उसी तरह से करेगा, और सारे लोग सब लोग ताली बजाएंगे, वाह साहब राजा ने क्या कहा है, तबीयत खुश हो गई। नतीजा होगा एक चीफ मिनिस्टर भी नहीं कहेगा कि हुजूर जब ऐलान किया था तो हमारे यहां देख तो लेते कितनी वैक्सीन पड़ी हुई हैं। ये कोई नहीं कहता है। लिहाजा हर आदमी ने सप्रेस करना शुरू किया केसेस को। केस नहीं होते हैं। मैं एक अपने परिचित को जानता हूं, एक लड़की है कोरोना से, वो उस सवेरे फोन किया कि अंकल हमें जल्दी भर्ती करवाइए, सांस नहीं ले पा रहे। हमने कहीं, ये उस समय की बात है जब भर्तियां हो रही थी, हमने कहीं हाथ पांव जोड़ के भर्ती करवाया, कोरोना था। 4 दिन बाद उसका नेगेटिव आ गया, लेकिन उसको डायलिसिस पे रखा गया क्योंकि किडनी डैमेज हो चुका था, और अगले दिन उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गई। सरकार के रिकॉर्ड में गया डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कहीं कोरोना नहीं था उसमें। हम कोरोना नहीं लिखते हैं, हमारे मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया क्योंकि आका नाराज होगा कि तुम्हारे बहुत केस बढ़ा, दिमाग खराब है, काम नहीं करते हो क्या? ये वो कैसे करेगा, इतना बड़ा देश का रहनुमा, और वो नाराज हो जाए तो उसका तो अस्तित्व ही चला जाएगा। लिहाजा अब कोई बोलता नहीं है, और जब नहीं बोलता है तो आपने जो सवाल किया, सबको मालूम था कि कोरोना आ रहा है, ये आंधी आ रही है, अंधेरा बढ़ने जा रहा है, लेकिन कहेगा कौन? और तब जब राजा ने ऐलान कर दिया कि हम तो विश्व गुरु बनने जा रहे हैं वैक्सीन में, इसके बाद तो किसी की हिम्मत भी नहीं कहने की। ये उसके बाद कुछ चाटुकार हमारे मैथमेटिशियन है, वो एक ग्राफ दे देते हैं कि साहब फरवरी में तो आप जीत गए, कोरोना खत्म हो गया। जबकि वहीं पे एक और रिपोर्ट ICMR की थी, उसने सीरो सर्वे के आधार पे बताया कि नहीं साहब, हर जो लैब कंफर्म्ड केस है उससे 25 गुना ज्यादा बाहर है। तो वो मोदी जी को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके हिसाब से जो कोरोना का नंबर था वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहा था, तो उसको खारिज कर दिया। उसको हमारे सिस्टम के आका को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये जो कहा उसने कि नहीं साहब 65 गुना बाहर है मरीज और हर्ड इम्यूनिटी लगभग आ गई है, वो आपको अच्छा लगा तो आप विश्व गुरु बन गए, क्योंकि आपको अच्छा लगता है विश्व गुरु बनना। आज नतीजा ये है कि इस विश्व गुरु को दुनिया का हर अखबार, हर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अरे भाई क्या नकारापन किया है आपने, अचानक आपका विश्व गुरु। और यही नहीं, खतरा क्या है, ये जो भारतीय मनस है, जन मनस जो है, जितनी तेजी से आपको प्यार देने के लिए आसमान पे लाता है और आप दैवी शक्ति भी डाल देता है, मोदी जी का मंदिर बनने लगा था, उतने ही तेजी से उतारता भी है। बस आपका जो वो ऑरा होता है, प्रभा मंडल जो होता है, एक बार प्रिक हो जाए, और इस कोरोना ने ये प्रिक कर दिया है।
उसमें छेद हो गया है। लिहाजा अब आप बचिएगा, क्योंकि ये जो औरा था आपका, प्रभा मंडल था, जिसको भक्त भक्त की तरह पूरी जनता वो करती थी, खैर मकदम 22 करोड़ लोग आपको वोट देते थे देश के, वो अचानक गिर रहा है। और सिर्फ एक गलती से कि दम्भ में आपने वो जो खिड़कियां थी वो नहीं खोली थी, जिससे कि ये खबर आए कि नहीं साहब, ये ब्रिटेन का जो B111 है या साउथ अफ्रीका का 484 है, ये भारत में भी आ चुका है। या डबल म्यूटेंट्स भी आपके ब्लड स्ट्रीम में पेशेंट्स के आ गए हैं, जिसके जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। अगर आपको ये कोई बता देता, आपको कर्णप्रिय लगता, तो मेरे ख्याल से ये गलती आप ना करते। आप अच्छे शासक हो सकते थे अगर इससे निकल जाते तो। लेकिन वो जो था एकल नेतृत्व का अहंकार, जिसको ह्यूब्रिस ऑफ यूनि लीडरशिप कहते हैं, वो आपको धोखा दे दिया। और आपको धोखा दिया तो मुझे उसकी चिंता नहीं है, उसने हम सबको धोखा दे दिया। आज हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। एनके सिंह जी, सबसे इस सारी बातचीत का ये हिस्सा जिसके ऊपर मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं, मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारी न्यायपालिका की भी शायद परीक्षा है, ऐसा मैं मानता हूं। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि 2 हाई कोर्ट ने 2 तरह के कमेंट किए एक ही सवाल के ऊपर। एक ने कहा कि चुनाव आयोग के उन अफसरों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए जिन्होंने इन रैलियों की इजाजत दी। और उन्होंने खाली बंगाल के लिए नहीं कहा, उन्होंने चेन्नई के लिए कहा, उन्होंने पांडिचेरी के लिए कहा, उन्होंने असम के लिए, पूरे देश को सामने रख करके कहा कि उन अफसरों के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए हत्या का। जबकि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो गोवा का गवर्नर बन के बैठ गया अगले दिन जाकर के, सरकार ने बना दिया। एक, मैं आपसे जिस चीज को लेके, क्योंकि अभी हम और आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इस बीच में शायद हाईकोर्ट का फैसला आ जाए या हो सकता है कि 2 घंटे के बाद आए, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा हलचल भरा है। दिल्ली हाईकोर्ट कहता है कि हम अगर आपने ऑक्सीजन देने में किसी ने भी देर की तो हम उसको लटका देंगे, जिसका मैंने जिक्र किया कि इस शब्दावली का इस्तेमाल हमारे हाई कोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बिहेव कर रहा है। हालांकि देखा ये गया है कि जजेस जो कमेंट करते हैं, ओरल कमेंट करते हैं, फैसले में वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं, फैसला एक अलग तरह से आता है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट का अब तक का इतिहास पिछले 20-30 साल का तो यही बता रहा है कि वो जो कमेंट करते हैं उससे उनका फैसला बिल्कुल अलग होता है। मान लीजिए अगर आज वैसा ही फैसला आता है जैसे उनके कमेंट हैं, तो क्या ये सरकार उसका सामना कैसे करेगी? वो जो गोवा के गवर्नर बने बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से तुगलकी फैसले लिए, या सरकार और मीडिया ने मिलकर के सिस्टम का नाम लेकर के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की, इसका मुकाबला हमारा समाज, जिसे आपने कहा कि हम सब संकट में घिर गए हैं, तो हम में से कहीं कोई एक पुनर्जागरण जैसी चीज, रेनेसां जैसी चीज आएगी या नहीं आएगी? हम सोचेंगे या हम उसी अंधकार में घूमते रहेंगे और एक एक को छू के कहेंगे हाँ हमने ईश्वर को पकड़ लिया, पहचान लिया? एनके सिंह जी, ये जो कोई भी कोर्ट होता है, कोर्ट का जजमेंट होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी और ऑबिटर। ये लिखित जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, अभी हम ओरल ऑब्जर्वेशन पे नहीं आ रहे हैं। ऑबिटर जो होता है वो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है, मुख्य पार्ट होता है, जबकि रेशियो उस जजमेंट का कारण बताता है। कई बार जजमेंट में रेशियो इतना पावरफुल होता है कि लोग ऑबिटर भूल जाते हैं, रेशियो ज्यादा वजनदार हो जाता है, जबकि वो जजमेंट का पार्ट नहीं होता। ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ये जनता में अपनी इमेज उस संस्था की बिल्ड करते हैं कि मैं फांसी पे लटकूं। कोर्ट को मालूम है कि इस दफा में फांसी होती नहीं है, और आप अपनी मर्जी से नहीं कर देते हैं फांसी, इसलिए लिहाजा कोर्ट को भी मालूम है कि वो फांसी नहीं दे सकता। लेकिन कोर्ट ने कहा इस दफा में वैसे फांसी होती नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा ये उसका गुस्सा था, जो कि कोर्ट की इमेज को या हमें भरोसा दिला रहा एक संस्था है जो कि देख रही है। लिहाजा जजमेंट पे तो वो नहीं होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जजमेंट पे हो चाहे ना हो, एक टफ जजमेंट होगा, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन फर्क क्या है? हमें याद आता है कि इमरजेंसी के ठीक पहले
जस्टिस खन्ना ने, जब वो आया, इमरजेंसी हुई, तो उसमें एडीएम जबलपुर का एक केस था, उसमें 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसमें अकेले जस्टिस खन्ना ने डिसेंटिंग जजमेंट दिया। शाम को अपने घर गए तो अपनी बहन से कहा कि मुझे मालूम है इसकी कीमत हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाली कुर्सी होगी, मुझे नहीं बनाया जाएगा। और यही हुआ, उनकी जगह किसी और को बना दिया गया और वो नहीं बने। इमीडिएटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके ठीक उल्टा देखिए कितना परिवर्तन होता है कि आज भी जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बहुत ही सुरक्षित इम्पीचमेंट से प्रोटेक्ट किया गया है, वो जब रिटायर होता है तो कूद के गवर्नर बन जाता है, एक चीफ जस्टिस मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है। तो शेक्सपियर ने बड़ा बढ़िया इसमें कहा था, जूलियस सीजर ने, कैसियस का एक स्टेटमेंट है ब्रूटस के लिए, ब्रूटस, the difficulty is not with our star, the problem is not with our stars, the problem is with us that we are underlings। हमारा भाग्य खराब नहीं है, हम बौने हो गए हैं। तो दरअसल हम बौने हो गए हैं, ये संस्थाओं में जो बैठे हैं वो बौने हो गए हैं, या हम बौने तलाशते हैं, जहां बौना मिल गया देख के उसको हमने संस्थाओं में बैठा दिया, अरे ये तो मतलब का है, ये बौना है। तब आज समाज में चूंकि बौनों की संख्या ज्यादा है तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। सेशन के जमाने में बौने कम होते थे और सीधी रीढ़ वाले ज्यादा होते थे, तो आप 2-4 तो कम से कम सीधी रीढ़ वाले लेंगे ही। वही वो परिवर्तन, सेशन ने वो परिवर्तन कर दिया। वही कानून था, वही अधिकार थे, लेकिन सेशन ने बदल दिया चुनाव को। तो आपको मजबूरी थी कि बहुत सारे बौनों में कुछ कम से कम होते थे रीढ़ वाले, तो आपको मजबूरन लेना पड़ता था। आज के दौर में रीढ़ है ही नहीं है, लिहाजा पहचान लेते हैं हम, और बौने साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, सब लोग सर झुका के खड़े हैं, बताइए साहब क्या करना है। लिहाजा वो संस्थाएं, वो लिहाजा जब सिस्टम आपने कहा, तो सिस्टम का दूसरा फ्लॉ कि हम बौने तलाश के सिस्टम्स में डाल देते हैं। लिहाजा आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो तन के हाई कोर्ट कह रहा है जजमेंट में नहीं होगा, होना चाहिए था कि जजमेंट में कम से कम इलेक्शन कमीशन को टांग दे कि तुमने देखते हुए, तुम्हारी रैली देश के गृह मंत्री की निकल रही थी, वायलेट हो रहा था, प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी और प्रधानमंत्री कहते ये अपार भीड़, आपको अंधे थे, बहरे थे आप, तो ये सिस्टम बौना हो जाता है। मैं समझता हूं कि इसका और कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं संपादक एनके सिंह से पूछ रहा हूँ और व्यक्ति एनके सिंह से भी पूछ रहा हूँ, और बिल्कुल व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ। वो सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज मैंने सवेरे एक क्लिपिंग देखी आज की मीटिंग की, जिसमें 10 लोगों की 15 लोगों की मीटिंग हो रही है, सब मास्क लगाए हैं, हमारे गृह मंत्री मास्क नहीं लगाए हैं, कैमरा चल रहा है, उसी बीच में कोई उनको इशारा करता है कि कैमरा चल रहा है, आप मास्क लगा लीजिए, तब वो एक पीले रंग का मास्क अपने नाक पे लगाते हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि कितने सीरियस हैं हमारे नेतागण जनता को संदेश देने में, पर सवाल मेरा ये नहीं है। सवाल मेरा ये है कि आपने अभी जो बात कही, वो बात आपने ये कही कि कुल मिला के जो परेशानी है, जो संकट है, इस संकट में भी बहुत सारे लोगों की हो सकता है मौतें हों, और ये सरकार उसका मुकाबला अपनी काहिली जाहिली की वजह से न कर पाए, प्लानिंग की वजह से न कर पाए, ऐसा मैं समझाऊं। आप अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर का क्या दृश्य देखते हैं देश का, कि देश को किन किन समस्याओं से, मानसिक समस्याओं से, शारीरिक समस्याओं से, और ये जो 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 लॉजिस्टिक्स की समस्याएं हैं, इनसे इसका कितना सामना करना पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा देश के ऊपर। जितना मैंने अध्ययन किया इस संकट का, बहुत सिंपल था उसका आंसर है, छोटा सा आंसर है, न तो आपके पास संसाधन आएंगे। जब 8 लाख मरीज रोज होने लगेंगे
तो दुनिया का कोई संसाधन आपका 8 लाख रोज ब्रेड पैदा करे, ये संभव नहीं। ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, दवा भी नहीं मिलेगी, ये संभव ही नहीं है। लिहाजा पहला काम, इमीडिएटली वैक्सीन प्रोडक्शन को दूना ढाई गुना करें, और वो आसान है। सारे जो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनको एक ऑर्डर से रोक दे कि आप बाकी प्रोडक्शन 10% कीजिए और सारा का सारा पुणे वाला को दीजिए, और वो ये वैक्सीन बनाएंगे। जब ढाई गुना आप कर देंगे तो इधर से आपका करीब 50 लाख 55 लाख पर डे वैक्सीनेशन होगा, और इधर से कोरोना का नंबर बढ़ता हुआ 8 लाख तक पहुंचेगा। और एक स्टेज आएगी जिसमें कि ये ग्राफ दोनों एक जगह मिलेंगे, उसके बाद कोरोना का ग्राफ गिरने लगेगा, वैक्सीन का बढ़ने लगेगा। ये ग्राफ प्लॉट करके भी हम बता सकते हैं कि ये कब होगा। लिहाजा जैसे ही आपने 50-55 लाख पर डे लगाना शुरू किया, तो अगले 3 महीने में ये कोरोना से हम हरा सकेंगे, कम कर सकेंगे, और 6 महीने में पूरी तरह हरा सकेंगे। और कोरोना हरा देंगे तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब कुछ से बच सकते हैं। और मोदी जी में वो क्षमता है, एकल नेतृत्व है, हम चाहे कोई भी बुराई करें, इस व्यक्ति में वो समझ और क्षमता है। अगर वो थोड़ा सा ह्यूब्रिस ऑफ यूनि लीडरशिप से निकल जाए तो ये क्षमता है, और अभी भी चाहे तो वो 2.5 गुना प्रोडक्शन अगले 1.5-2 महीने में किया जा सकता है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि 1 महीने में अगर मोदी जी ऐसा सक्षम आदमी चाहे तो वो 1 महीने में कर देगा, लेकिन क्या वो विजन है आपके पास? वही देखना। मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ मजाक के लेवल पे नहीं, गंभीरता से, कि मैं इसको मजाक के लेवल पे लोग समझ सकते हैं, पर मैं आपसे गंभीरता से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है, कितना टाइम आप देंगे कि मोदी जी में ये विजन है या नहीं है, ये योग्यता है या नहीं है, इसे परखने के लिए 1 महीना, 30 दिन या 6 महीने? नहीं, मुझे लगता है कि ये अगले 2 हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा कि वो विजन आया कि नहीं। एक ही चीज आपको बचा सकती है, वैक्सीनेशन, और वो वैक्सीनेशन प्रोडक्शन आपको 2.5 गुना करने में मुझे कहीं दिक्कत, आप आर्मी का सहारा लें, उन एस्टेब्लिशमेंट्स में अल्टरेशंस जो करवाने हैं ताकि वैक्सीन बन सके, बजाय इसके कि आप पैरासीटामोल बनाएं या बाकी दवाएं बनाएं, उसको 10% कर दें, एक कोने में सिकोड़ दें, और बाकी सारी फैसिलिटीज पे आप इस समय वैक्सीनेशन करें। और वो वैक्सीनेशन कोवैक्सीन को दे, कोविशील्ड को दे, स्पुतनिक को दे, और ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो आप 55-60 लाख वैक्सीन, उधर सेंटर आप बढ़ाइए, सेंटर्स को जो फंक्शनल करिए, डबल करिए, ट्रिपल करिए, ताकि गांव गांव तक चला जाए। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और मोदी जी की बात हिंदुस्तान मानता, हम सब मानते हैं, तो अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। तो एनके सिंह जी, आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं दर्शकों को जो सुन रहे हैं एनके सिंह साहब का प्रोग्राम, वो कमेंट तो करेंगे, पर मैं उनसे सिर्फ एक चीज कहता हूं, देखिए, मैं आज मैंने एनके सिंह साहब को इसी आशा से बुलाया था कि वो कुछ चीजों को बिल्कुल, जिसको डिसेक्शन कहते हैं ना, उस तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि समझने में आपको आसानी हो, और मेरा ख्याल है आपको आसानी हुई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं सिंह साहब, और आप जो लोग सुन रहे हैं, आपसे मैं ये आशा करता हूं कि इसे सिर्फ एनके सिंह साहब का वक्तव्य मान के न रह जाएं। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, इन सवालों के ऊपर आपस में भी बात करें, क्योंकि अगर आप अपना हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो इस राष्ट्रीय आपदा से, राष्ट्रीय संकट से हम लड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आशा है आप सब एनके सिंह की बात से सहमत तो होंगे ही होंगे, लेकिन अपना दिमाग भी इस चीज को आगे बढ़ाने में लगाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। सिंह साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।